हाय एवरीवन, दिस इज प्राची जोशी वेलकमिंग यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक द एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 टू 1848 कि रेवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीक की कहानी। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1815 से 1830 में कंजर्वेटिव्स को रूल को। अब 1830 टू 1848 में यूरोप में बहुत सारे रेवोल्यूशन हुई, इसलिए इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है। रेवोल्यूशन लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट बिलोंगिंग टू द एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट अमंग whom वर प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स एंड मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लास। कि जुलाई में दो जगह रेवोल्यूशन हुए, फर्स्ट हुआ फ्रांस में, सेकंड होता है ग्रीक में। अब हम लोग जानते हैं जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस, कहानी स्टार्ट होती है फ्रांस से। 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में आता है, जिसकी वजह से कि बर्बन डायनेस्टी जो 1815 में रिस्टोर हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना के साथ, अब उसकी पावर्स को कम कर दिया जाएगा। द बर्बन किंग हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन आफ्टर 1815 वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज। लुइस फिलिप को जो राजा बनाया गया था कंजर्वेटिव्स के द्वारा, उसकी फिर से पावर कम कर दी गई। वो कैसे कि लुइस फिलिप को बोला गया कि तुम राजा रहोगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तुम्हें काम करना पड़ेगा। जुलाई 1830 के रेवोल्यूशन से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आ गई। लेकिन यहाँ से एक स्टेटमेंट बनता है आपका, व्हेन फ्रांस नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। जुलाई रेवोल्यूशन के बाद यहाँ एक और रेवोल्यूशन हुआ आता है। पहले जुलाई रेवोल्यूशन कहाँ हुआ? फ्रांस में। अब सेकेंड नंबर जुलाई रेवोल्यूशन कहाँ होता है? बेल्जियम में। sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। कि पहले बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट था, बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ के कंट्रोल में आता था। बेल्जियम के लोगों ने इंडिपेंडेंस को डिमांड करना चालू कर दिया कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें अपना एक अलग नेशन बनाना है। इसकी वजह से बेल्जियम में भी रेवोल्यूशन होता है। इस रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या निकलता है कि बेल्जियम ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड, कि बेल्जियम अलग हो जाता है यूनाइटेड किंगडम से। अब आपका नेक्स्ट नंबर रेवोल्यूशन होता है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि ग्रीक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी यूरोपियन सिविलाइजेशन में, बिकॉज ग्रीक क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस यूरोप, वो कैसे? बिकॉज ग्रीक वॉज ए पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस 15th सेंचुरी, और ऑटोमन एम्पायर एक इस्लामिक एम्पायर था। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी nationalism in Europe sparked off an struggle for independence amongst the Greek which began in 1821। कि ग्रीक के लोगों ने भी इंडिपेंडेंस, फ्रीडम की डिमांड करना चालू कर दिया। वो चाहते थे कि हमारा एक नेशन स्टेट हो, हम अलग से एक अपनी कंट्री को बनाएं। लेकिन ग्रीक के लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे कि वो अपने आप को खुद से ही आज़ादी दिलवा पाए। फिर इनका साथ देते हैं वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, जो कि ग्रीक की मदद करती है। और इसके साथ साथ कुछ ग्रीक के पोइट्स, आर्टिस्ट ने भी अपनी पोएम, पेंटिंग के थ्रू लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाने की कोशिश की, और नेशनलिज्म की फीलिंग जागने भी लगी थी। किसके अगेंस्ट में? मुस्लिम एम्पायर के अगेंस्ट में, मतलब ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में। और धीरे धीरे सपोर्ट भी गैदर हो जाता है, और एटलीस्ट लास्ट में जाके ग्रीक को आज़ादी भी मिल जाती है आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। और लास्ट में एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम क्या था? कॉन्स्टेंटिनोपल। 1833 में साइन की जाती है कि ग्रीक को आज़ादी मिल गई। यहाँ एक इंग्लिश पोइट का भी नाम आता है, लॉर्ड बायरन, इंग्लिश पोइट हु फॉट फॉर द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ही ऑर्गेनाइज फंड्स एंड लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर। लेकिन इनकी फीवर की वजह से लास्ट में डेथ भी हो जाती है। अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारा? द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।